हेलो बच्चों, क्या हालचाल बच्चा पार्टी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने अच्छे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म OEE एकेडमी। फिर से आपके साथ एक बार जुड़ा हूं अपनी वही प्यारी सी बायोलॉजी को लेकर। मैं वही जाना माना पहचाना चेहरा भाई मुनि शर्मा। क्लास 10th की बायोलॉजी को धुआं धुआं कर देंगे मेरे साथ रहेंगे तो। ठीक है भाई, फिर एक बार नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देख भाई, जितनी वैल्यू तू लेके चल रहा है फिजिक्स की, जितनी वैल्यू लेके चल रहा है केमिस्ट्री की, उससे ज़्यादा ही वैल्यू लेके चलना बायोलॉजी की। क्यों? क्योंकि थोड़े से चैप्टर पासिंग मार्क्स डरा सकते हैं, जैसे लाइफ प्रोसेस, और सेकंड मोस्ट वेटेज चैप्टर ऑफ द CBSE, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर ये दो चैप्टर आपने कर लिए, एक लाइफ प्रोसेस जो मैं जस्ट करा के चुका हूं, एक है ये वाला चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये बहुत हाईली वेटेज चैप्टर हैं आपकी पूरी किताब के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, जो कि कम वेटेज पर एनसीईआरटी के अंदर सीबीएसई की नजरों में चढ़े रहते हैं। ये दो चैप्टर, इससे ना आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपके 1 मार्क भी आ सकते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, MCQ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं धरती पे, उससे इस वाले चैप्टर से बन सकते हैं भाई। तो एनसीईआरटी जरूर अपने पास लेकर रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारा पूरा बेस रहेगा क्लास 10 को खत्म करने का। और मैं बेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से ना तो पेपर कभी आया था, और ना कभी आएगा, और ना कभी आया है। तो भाई साहब अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखें। इस चैप्टर में आपको जितने भी इंपोर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी इंपोर्टेंट आपको बातें बतानी है, वो मैं सभी यहाँ पे पहले से लिख चुका हूँ अपनी पीपीटी के अंदर, जो कि एनसीईआरटी में आपको गिवन है। एक जनरल बच्चा जो भी पढ़ता है किताब को, एनसीईआरटी को, गीता की तरह, भागवत, जो भी आप मानते हो, जो भी आपका पवित्र ग्रंथ हो, उसकी तरह जो भी पढ़ते हैं, उसकी तरह नहीं पढ़नी। आपको बहुत फोकस्ड होके, आपको बहुत कंसंट्रेट होकर सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने ले आया हूँ भाई साहब। चैप्टर का नाम एक बार फिर से देख लो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बच्चों का बहुत ही फेवरेट और मनचाहा चैप्टर होता है, ऐसा बच्चे कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता भाई। लेकिन पढ़ते 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 उसे असलियत जान जाते हैं, तो उनका फिर इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है कि सर इतना अच्छा चैप्टर था, अच्छा इतना अच्छा चैप्टर था, अच्छा। तो भाई जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, चलो बताता हूँ मैं आपको और लेके चलता हूँ अपने साथ एक बार इस चैप्टर के अंदर। जितनी भी चीज़ें मुझे लगी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चे का बेसिक क्लास 9 का क्लास 10 से कनेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिंक भी बनाए हुए हैं कि क्या बच्चा क्लास 10th में आके ये सारी चीज़ें पढ़ लेगा जो क्लास बच्चा 9th में भूल गया है। मतलब जो क्लास 9th वाली चीज़ें भी थी वो भी मैंने यहाँ आपको एकदम लेके करके पढ़ाई हैं, ताकि आप चीज़ों को क्या कर सको, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सको। जो क्लास 9th और क्लास 10th के बीच का गैप फुलफिल कर रहे हैं बच्चे। अभी आप क्लास 9 से क्लास 10th में ही तो आए हैं, ये सेकंड चैप्टर ही तो है आपका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बायोलॉजी का। लेकिन क्लास आपका चैप्टर नंबर 8 है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, लेकिन अभी हमारे अकॉर्डिंग क्लास, मेरे अकॉर्डिंग मतलब बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है, जो कि मोस्ट वेटेड चैप्टर है सीबीएसई का। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे एक बार, चलिए बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर के अंदर। हाँ जी, बहुत बढ़िया और बहुत जानदार क्वेश्चन एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है आपके सामने कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एनसीईआरटी खुद हमसे ही पूछ रही है कि हम ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया सर। रिप्रोडक्शन सुन के आपको क्या लगता है, ऑकवर्ड कंडीशन आती है बहुत, क्या सर रिप्रोडक्शन बोल दिया आपने, क्या सर रिप्रोडक्शन बोल दिया आपने, रिप्रोडक्शन। अरे भाई, रिप्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझ। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है, बात खत्म। इतना ना आप चीज़ों को ना एक्स्ट्रा रिएक्ट मत करो, इन सारी चीज़ों पर ओवर रिएक्ट मत करो, जिससे कि ये चीज़ बहुत हाइपर हो जाए। इसका मतलब देख, अब इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ भाई, देख तेरे सामने, अभी देख तेरे सामने टुकड़े टुकड़े क्या कर देता हूँ। री मतलब अगेन, दोबारा, री मतलब दोबारा भाई साहब, री मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा। कितने बच्चे जानते हैं री मतलब दोबारा होता है? आपको बेटा री नहीं लानी पेपर में, इतनी मेहनत करनी है, एक बार में ही क्रॉस करके टॉप करना है, अगर बच्चे मेरे से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। इस देख, इसका मतलब क्या होता है, री मतलब दोबारा और प्रोड्यूस मतलब बनाना। किसी चीज को दोबारा बनाना, इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन।
बात खत्म। अब हम क्या बना रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन से क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो मतलब हम दोबारा किसको बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को। हम ऑर्गेनिज्म को कैसे दोबारा बना सकते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रोड्यूस किया गया था वही तो एक दूसरा ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीप्रोडक्शन। रीप्रोडक्शन भाई समझ, मेरी बात समझ, देख मैं क्या कह रहा हूं, एक बात तू बहुत फोकस पढ़, मैं बहुत बेसिक क्लियर कर रहा हूं। एक ऑर्गेनिज्म ये किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, हाँ सर जरूर किया होगा। ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी एक ऑर्गेनिज्म दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहा है। मैं ऐसा कह दूं, एक और ऑर्गेनिज्म मतलब वही प्रोसेस दोबारा हो रही है, वही प्रोडक्शन दोबारा हो रही है। तो मतलब क्या कह दूं मैं, ये रिप्रोडक्शन कह दूं या नहीं कह दूं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू। एक ऑर्गेनिज्म सेम एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे रिप्रोड्यूस कहते हैं। बात समझे या नहीं समझे। और प्रोसेस कौन सी है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कोई ऐसी ऑकवर्ड वाली कंडीशन वाली बात नहीं है सर रिप्रोडक्शन बोल दिया। जैसे हमारी प्रोसेस चल रही है बायोलॉजिकल, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ऐसे ही एक हमारी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही है, रिप्रोडक्शन। देख भाई ये पहले चैप्टर में कैसे लिंक करता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार उठ के आया है कि सर हमको बताइए कि रिप्रोडक्शन एक मैंडेटरी प्रोसेस है कि नहीं ह्यूमन बीइंग के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर। रिप्रोडक्शन एक मैंडेटरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि नहीं रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर, बता भाई। जैसे कि लाइफ प्रोसेस आपके चैप्टर में पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हैं भाई साहब, जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे कि न्यूट्रिशन, दूसरी है आपकी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, तीसरी एक्सक्रीशन, तीसरी एक्सक्रीशन। ऐसे ये तो बहुत मैंडेटरी प्रोसेस हैं, इनके बिना हमारी लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती, इनके बिना हम लाइफ अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि रिप्रोडक्शन भी तो एक लाइफ प्रोसेस है, ये लाइफ प्रोसेस में आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बता भाई क्या आंसर होना चाहिए तेरे अकॉर्डिंग। सर रिप्रोडक्शन तो आना चाहिए क्योंकि सर हर एक ह्यूमन बीइंग करता है, तो सर ये तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। भाई गलत है, ये जरूर ध्यान रखियो, रिप्रोडक्शन कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं है, कोई भी मैंडेटरी लाइफ प्रोसेस नहीं है, नहीं है, नहीं है। बात समझा नहीं समझा, फोकस हो गए पर थोड़ा थोड़ा एडवांस बन, अपने आप को बुद्धू मत समझ। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, सर मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, सर ये तो बायोलॉजी बहुत टिपिकल है। भाई यहाँ बेसिक्स होने चाहिए, बेसिक होने के लिए आपका कंसेंट्रेशन बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको बहुत बेसिक चीजें समझा रहा हूं। री मतलब दोबारा बनाना, दोबारा, और प्रोड्यूस मतलब बनाना, दोबारा बनाना। क्या, एक ऑर्गेनिज्म जो कि पहले किसी ने प्रोड्यूस किया था वही सेम दोबारा वही प्रोसेस कर रहा है, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी प्रोसेस हुई, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, अब आप बच्चे खुद ही बता दोगे कि रिप्रोडक्शन क्या हुआ। सर रिप्रोडक्शन क्या हुआ, सर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। आपकी एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन किया है, देख भाई यहां मैंने आपको चीजें समझाई। अब एक एनसीईआरटी क्या कहती है वो सुन ले। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, यानी क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, मतलब एक नया चाइल्ड, और जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। बात वही मैंने बोली, एक ऑर्गेनिज्म अगेन एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, इसे कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। और प्रोसेस कौन सी है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग और जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। बात समझे या नहीं समझे भाई, इतनी सिंपल और सहज मैंने समझाई कि एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए या एक ऑर्गेनिज्म एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, प्रोसेस कौन सी फॉलो करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं। बात समझे या नहीं समझे भाई। चैप्टर होता है स्टार्ट यहीं से कि रिप्रोडक्शन क्या है, सर एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। अगर रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है तो हमने इसको लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं पढ़ा। सर लाइफ प्रोसेस में इसलिए नहीं पढ़ा कि हमारे लिए कोई मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन
एक मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन हो गया तो अच्छा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी अच्छा। ऐसा नहीं है सर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, जैसे कि रेस्पिरेशन अगर नहीं हो तो मैं मर जाऊंगा, न्यूट्रिशन नहीं हो तो मैं अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, एक्सक्रीशन नहीं हो तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन अगर मेरी बॉडी में नहीं होगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। लेकिन रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी लाइफ आराम से इजीली सर्वाइव कर सकता हूं। ये मेरी सर्वाइविंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? लेकिन ये एक इंपोर्टेंट प्रोसेस मान के चलता हूं मैं, ताकि जिससे क्या होगा वो भी समझाऊंगा मैं कि रिप्रोडक्शन में इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूं सर। रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में इंपोर्टेंट जरूर है। इसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस भी है, वो मैं समझाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की। देखो भाई, हाथी आराम से जन्म दे सकता है। ये देखिए आपकी अब चल रहा है ट्रेंडिंग में गिवली फॉर्म, बहुत बढ़िया ऑपरेटर साहब, बहुत बढ़िया हमारे खान सर। ये देखिए ये पूरी एंटरटेनमेंट की फौज लगा दी सर ने यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई। बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी करी है भाई आप लोगों को अट्रैक्टिव समझाने के लिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। एक ऑर्गेनिज्म, मैं एक बताऊं या बहुत बताऊं भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है भाई। तो इसे क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस करना। क्या कहना है भाई, रिप्रोड्यूस करना। और प्रोसेस कौन सी है, रिप्रोडक्शन। बात खत्म। रिप्रोडक्शन बस स्टार्टिंग यहीं से थी कि सर रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन है एक ऑर्गेनिज्म एक और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, प्रोसेस फॉलो कर रहा है, रिप्रोडक्शन। ठीक है सर। सर रिप्रोडक्शन हमने मान लिया, ये भी मान लिया कि लाइफ प्रोसेस से लिंक आपने सर कर दिया पहले चैप्टर से कि रिप्रोडक्शन कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ प्रोसेस के अंदर ये चैप्टर ये टॉपिक रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया गया होगा आपको। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं आता। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को आराम से इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, है ना भाई। अगर वो नहीं होगा तो हमारी लाइफ आगे नहीं चलेगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लाइफ प्रोसेस वो आपने 4 पढ़ी होंगी, न्यूट्रिशन पढ़ी होगी आपने, रेस्पिरेशन पढ़ी होगी, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ी होगी। लेकिन आपने रिप्रोडक्शन भी एक हमारी बॉडी की प्रोसेस है, ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो आपको रिप्रोडक्शन समझ में आया कि नहीं आया? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नया ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड या फिर जनरेट कर सकता है, कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसा, कोई सेम इंडिविजुअल। हाथी पैदा करता है सर, क्यों? डॉग्स कैन बॉर्न ओनली डॉग्स कैन ओनली बॉर्न बाय द डॉग्स। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी भाई, समझे या नहीं समझे? ह्यूमन को ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। बात समझे नहीं समझे भाई? हो गया डाउट क्लियर? हो गया डाउट क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब सर आपने रिप्रोडक्शन तो समझा दिया, अब आपको चैप्टर कहाँ की ओर लेके जा रहा है मैं आपको वो समझाता हूँ भाई। ये मैं अपनी मर्जी से हेडिंग नहीं बना रहा हूं या अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी के थ्रू ही आपको लेकर जा रहा हूं। अगर आपकी साइड में एनसीईआरटी रखी होगी तो आप जरूर देख रहे होंगे सर कि आपने पहला वाला पेज आराम से बहुत इजीली क्लियर कर दिया। दूसरी वाली हेडिंग आपके सामने देखो, ये है एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? हम रिप्रोड्यूस किसको कर रहे हैं भाई साहब? हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, किस प्रोसेस के थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। लेकिन हम कर क्यों रहे हैं? मेन बात है रिप्रोडक्शन। सर मान लिया एनसीईआरटी ने कहा सर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, एक नया ऑफस्प्रिंग बना लेता है, या फिर एक नया इंडिविजुअल जनरेट कर लेता है अपनी ही स्पीशीज के जैसा। जैसे कि ह्यूमन को, डॉग्स को, एलिफेंट को, काउस को, जो भी है हमारी धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब अपनी प्रजाति के उनको जन्म देते हैं। सर इसकी एडवांटेज क्या है? ये रिप्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं? ये हमारी लाइफ प्रोसेस में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे हमारी लाइफ सर्वाइव ना हो, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। तो देख भाई, हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसके एडवांटेज देख क्या क्या एडवांटेज हैं। पहली एडवांटेज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑन द अर्थ। इस गोले पे, गोले मतलब पृथ्वी पे,
इस पृथ्वी पे अपनी प्रजाति को, अपनी स्पीसीज को लगातार लंबे समय तक चलाते रहने के लिए साहब रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो भाई साहब एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, शेर का एग्जांपल ले लूं भाई, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं लायन का एग्जांपल ले लिया। लायन के यहाँ पे मान के चलो 100 नंबर थे, इन्होंने रिप्रोडक्शन करना कर दिया बंद। मैं तो शेर हूं, रिप्रोडक्शन थोड़े ना करता हूं। लोग साहब रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो आगे चलते भाई शेर तो बूढ़े भी होते हैं। अगर शेर बूढ़े भी होते हैं तो क्या होगा, इनका डेथ भी होगा भाई, है ना भाई, ये डेड भी होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो 100 में से नंबर घटते कभी ना कभी क्या हो जाएगा, कभी ना कभी 0 हो जाएगा। अगर कभी ना कभी रिप्रोडक्शन ना करेंगे लाइन, तो शेर क्या हो जाएंगे, शेर ढेर हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? शेर क्या हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। अगर ये डेड होते होते 100 हो गए, डेड 100 के 100 भी मर गए, 0 हो गए, तो क्या हुआ, इस अर्थ पे से भाई लॉइन तो गए। सर अच्छा रहा, जंगल में खतरा कम हो गया, शेर मर गए तो बहुत अच्छा रहा ना। अब तो इंस्टा भी खतरा बढ़ गया है भाई, इंस्टाग्राम जो बच्चे यूज करते होंगे, या तो शेर, वहां भी शेर मिलते हैं, शेर, ठीक है भाई। तो सर रिप्रोडक्शन इन्होंने, अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है, इन्होंने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, क्योंकि ये कौन थे, शेर। मान के चलो इनका नंबर किसी जंगल में 100 था, 100 के 100 भी अगर धीरे धीरे करके बूढ़े हुए, फिर मर रहे हैं, मरते हो गए 0। इस अर्थ पे मान के चलो लॉयन हो गए खत्म। तो सर अच्छा ही तो हुआ, जंगल में शेर खत्म हो गए, कोई और राजा चुनेंगे। हर बार शेर थोड़ा राजा होगा, है ना, राजा का बेटा राजा थोड़े ना बनेगा। राजा वो होगा जो इसका असली हकदार होगा, है ना भाई। इसका असली हकदार कौन होगा? इन सारी बातों से परे हटके एक बार मैं आपको बायोलॉजी समझाऊं तो भाई सुन, अगर लॉयन ने अपना रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, अगर इसके नंबर खत्म हो गए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, इनकी फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा। फूड चेन, जैसे कि मेरी भाई देख समझ, फूड चेन क्या होती है। लॉयन लाइन खाता है डियर को, डियर को, ठीक है भाई। ये खाता है किसको, ग्रास को। मेरी बात समझ भाई। अब एक जंगल में अगर ये लाइन ही नहीं रहे, तो डियर की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ये सारी की सारी क्या खा जाएंगे, घास को खा जाएंगे। इस घास को और कौन खा रहा है साहब, इस घास को और भी ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ और भी ऑर्गेनिज्म इस घास को खा रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म के हिस्से में तो फिर ये घास ही नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो भूखे मर जाएंगे। एक शेर के मर जाने से इस डियर की नंबर बहुत बढ़ गए, इस डियर के नंबर बहुत बढ़ गए। मतलब इस डियर के नंबर बहुत बढ़ जाने से क्या इफेक्ट हुआ सर, जो भी ये खा रहे थे क्या होगा, वो अब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ये क्या कर रहे हैं, उसको खाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से और ऑर्गेनिज्म भूखे मर रहे हैं। मतलब पूरी की पूरी जंगल की फूड चेन बिगड़ जाएगी। बात समझे या नहीं समझे? और उसके अलावा शेर इस धरती पर मर जाएंगे। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? तो और शेर अगर धरती पर खत्म हो गए, तो फिर इनको कौन कहेगा, शेर। तो रिप्रोडक्शन इसलिए भी बहुत जरूरी है। ये रिप्रोडक्शन एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज की अर्थ पर, यानी कि किसी भी स्पीसीज का, किसी भी प्रजाति का अर्थ पर वजूद बनाए रहने के लिए अपने नंबर्स को लगातार कंटिन्यू बढ़ाते रहना चाहिए, वरना ये क्या कर जाएंगे, एक्सटेंट कर जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट हमको झेलना पड़ सकता है। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एडवांटेज ये है कि लगातार अपनी कंटिन्यूटी रखने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। अब लगातार अपने नंबर, इसमें क्या होता है, नंबर ही तो बढ़ाते हैं रिप्रोडक्शन से, 1 से 2, 2 से 4, 4 से नहीं, ऐसा नहीं भाई, 1 2 3 4 ऐसे नंबर बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, एडवांटेज क्या है। एक और एडवांटेज है, देखो भाई धरती में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर कोई भी है रिप्रोडक्शन की एडवांटेज, तो वो ये है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। इस पॉइंट के इतने गहराई से समझना आप, इस पॉइंट में पूरा चैप्टर छिपा हुआ है। देख भाई, रिप्रोडक्शन क्या क्रिएट करता है, इट मतलब रिप्रोडक्शन, इट क्रिएट्स वेरिएशन इन द डीएनए। बहुत बढ़िया साहब, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन क्या क्रिएट करता है, वेरिएशन इन द डीएनए। सर क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहां तक चलो समझ में आ रहा था कि सर ठीक है रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, और ये नहीं हुआ तो लोग मर जाएंगे। लोग मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं वो मर जाएंगे, और उनकी कंटिन्यूटी लाइफ आगे, कंटिन्यूटी स्पीसीज नहीं बनेगी। मगर
सर ये क्या कह रहे हो आप, वेरिएशन इन द डीएनए? इट क्रिएट्स वेरिएशन इन द डीएनए। इट मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्रिएट करता है वेरिएशन इन द डीएनए। वेरिएशन मतलब चेंजेस। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा भाई, अभी यहाँ थोड़ा बहुत ब्रीफ नहीं कर सकता, अभी यहाँ हल्के में समझिए आप। इट क्रिएट वेरिएशन इन द डीएनए। जब भी रिप्रोडक्शन में कोई भी एक डीएनए होता है तो उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस लाता है। रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो डीएनए के अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। बात समझे या नहीं समझे भाई? जब भी रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर कोई भी डीएनए आएगा, ये आपको अपने दिमाग में सेव रखना है। अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, देखो बच्चे मैंने वहां समझाया था डीएनए आ रहा है, देखो इसके अंदर चेंज हो रहा है। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा अभी चीजों को। अभी यहाँ क्या करना है, अभी आप होल्ड रखना चीजों में। ये इट क्रिएट वेरिएशन इन द डीएनए। ये क्या करता है, वेरिएशन मतलब चेंजेस लाता है डीएनए के अंदर, और चेंजेस विच लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वह डीएनए में चेंज करता है, और जो नई प्रजाति आ रही है वो इस बदलते माहौल में अपने आप को क्या करेगी, स्टेबल रखती है, क्योंकि उसके अंदर चेंज वाला डीएनए ही जा रहा है। अगर डीएनए में अगर चेंज नहीं होगा तो स्पीसीज इस बदलते माहौल में क्या करेगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो डेड हो जाएगी। बात समझे या नहीं समझे? तो इस बदलते माहौल में खुद को भी बदलना बहुत जरूरी है। तो खुद को बदलने में कौन हेल्प कर रहा है साहब, रिप्रोडक्शन हेल्प कर रहा है। वो मैं समझाऊंगा कैसे, कि डीएनए में चेंजेस कैसे लाता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि रिप्रोडक्शन डीएनए के अंदर के चेंजेस कैसे लाता है, वो वेरिएशन कैसे लाता है, और धीरे धीरे इतना चेंजेस लाता है कि वो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से बहुत अलग दिखने लगती है। मान के चलो भाई साहब, मैं ह्यूमन के अगर एग्जांपल लूं तो ह्यूमन पहले ऐसे थे, कैसे थे भाई साहब, ऐसे थे। इनके अंदर थोड़ा चेंज आया, फिर इनके अंदर थोड़ा चेंज आया, फिर इनके अंदर थोड़ा चेंज आया, इनके अंदर थोड़ा चेंज आया। चेंज को मैं क्या कह रहा हूं साहब, चेंज को मैं वेरिएशन कह रहा हूं। इन्होंने भी रिप्रोडक्शन किया होगा, इन्होंने भी रिप्रोडक्शन किया होगा। अगर रिप्रोडक्शन किया होगा मतलब इनके डीएनए में वेरिएशन आया होगा, इनके भी डीएनए में क्या आया होगा, वेरिएशन आया होगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके इनके चेंज आया। जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा था वैसे ह्यूमन चेंज हो रहे थे। तो एक समय में आप देख लो कितना ही इन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को। बात समझी नहीं समझे? तो रिप्रोडक्शन इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि डीएनए में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। इस चेंज को अगर मैं चेंज आपको एक साथ एक पूरी जनरेशन में देखूं तो मैं इसका किसका नाम दे देता हूं साहब, इवोल्यूशन का नाम दे देता हूं। बहुत सारा चेंज धीरे धीरे चेंज हुआ, उस चेंज को मैं एक जनरेशन में एक साथ देखूं तो ये इवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, मतलब अपने आप में एक नई चीज बनी है। बात समझे या नहीं समझे? तो इट हेल्प्स इन द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। बहुत सारे चेंजेस आए कि नहीं आए? चेंजेस किसकी वजह से आए साहब, रिप्रोडक्शन की वजह से चेंजेस आ रहे थे। और बहुत सारे चेंजेस एक ही स्पीसीज के अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो सभी चेंजेस को अगर मैं एक साथ देखूं तो इसको मैं एवोल्यूशन की फॉर्म कर देता हूं। सर देखो ये कितने इवॉल्व हुए हैं, पहले ऐसे थे, फिर ऐसे थे, फिर ऐसे थे। इनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज भी आई, अलग अलग चेंजेस भी आए एनवायरमेंट के हिसाब से। इन्होंने पका के खाना सीखा, ये कच्चा ही खा रहे थे। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत सारा चेंज अगर मैं एक साथ एक जनरेशन में देख रहा हूं तो उसको मैं इवोल्यूशन का नाम दे देता हूं। और इवोल्यूशन किसकी वजह से आ रहा है, इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन की वजह से ही आ रहा है। रिप्रोडक्शन चेंज कर रहा है, रिप्रोडक्शन चेंज कर रहा है, रिप्रोडक्शन चेंज कर रहा है डीएनए, उसकी वजह से वेरिएशन आ रहे हैं। और बहुत सारा वेरिएशन अगर मैं एक साथ देखूं एक जनरेशन में तो उसका इवोल्यूशन मैं कह देता हूं। बात समझे या नहीं समझे भाई? इसलिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन एक बहुत छोटी प्रोसेस है लेकिन उसके एडवांटेज देख रहे हैं आप, उसके एडवांटेज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? किसी भी स्पीसीज की हस्ती मिटने से रोक सकता है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो उसके लगातार अर्थ पर नंबर बढ़ते रहेंगे, अपना वजूद बनाए रखेंगे। वो मतलब वो स्टेबल रहेंगे और कंटिन्यूटी रखेंगे अपनी स्पीसीज की जनरेशन टू जनरेशन। और उसके अलावा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये क्या क्रिएट करता है, वेरिएशन इन द डीएनए। वेरिएशन मतलब चेंजेस लाता है डीएनए के अंदर। अगर रिप्रोडक्शन होता रहेगा उस डीएनए के अंदर चेंजेस आते रहेंगे तो ये माहौल जो चेंज हो रहा है डे बाय डे हमारी जनरेशन इसमें स्टेबल रहेगी। उसके अंदर भी चेंज आएंगे, डीएनए उसके अंदर जाएगा चेंज वाला, तो उसके अंदर इस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस आएंगे और वो क्या करेगा, आराम से इजीली सर्वाइव कर पाएगा। बात समझे या नहीं समझे? अगर मैं बहुत सारा चेंज एक बार में ही देखूं एक जनरेशन के अंदर तो क्या हुआ, एक डीएनए की वजह से उन्होंने इवॉल्व कर लिया, एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होने की वजह से उन्होंने क्या कर लिया, इवॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी रिप्रोडक्शन किया होगा, इन्होंने थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन किया होगा तभी तो ये प्रोड्यूस हुए हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करते तो ये प्रोड्यूस थोड़े ना होते। अगर इन्होंने रिप्रोडक्शन किया है तो ये क्या हुआ है, इनके अंदर थोड़ा चेंज आया होगा क्योंकि यहाँ तो माहौल बहुत चेंज हो गया होगा। जब इन्होंने रिप्रोडक्शन किया होगा तो थोड़ा बहुत और माहौल चेंज हो गया होगा।
और इन्होंने रिप्रोडक्शन किया होगा तो और चेंज होगा वो वाला चेंज डीएनए किसके अंदर जा रहा है, फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता जा रहा है। तो देखिए एक इससे और एक इसमें कितना चेंजेस आ गया, ये कितने ऐसे चल रहे हैं, ये आराम से खड़े होकर चलना सीख गए। ये क्या हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ। इसके पीछे का राज कौन है साहब, इसके पीछे का राज इवोल्यूशन है, सॉरी इसके पीछे का राज रिप्रोडक्शन है। बात समझे या नहीं समझे? इतनी सी चीज मैंने आपको बहुत आसानी से आपके दिमाग में रख दी, रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वेरिएशन क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये डीएनए एक नया टर्म आया है, ये डीएनए क्या होता है। मैं समझ सकता हूं बच्चों, आपने क्लास 9th में थोड़ा हल्का पढ़ा हो या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, तो भाई मैं आपके यहाँ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूं डीएनए को समझाने में, थोड़ी नहीं पूरी हेल्प कर दूंगा, बस आप मन से पढ़िए। अब मैं आपको बताऊंगा सर ये डीएनए क्या होता है, इसमें वेरिएशंस क्या होते हैं, कैसे कैसे वेरिएशन आते हैं, और फर्दर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए चेंजेस वाला कैसे जा रहा है। बस इस पूरे चैप्टर में यही साइकिल घूमेगी। अब हो गया आपका चैप्टर मेन स्टार्ट। बात समझे या नहीं समझे? रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, और वेरिएशन डीएनए में कैसे आ रहा है वो हम समझेंगे अब। लेकिन वेरिएशन समझने से पहले और डीएनए में वेरिएशन समझने से पहले आप पहले समझो कि डीएनए होता क्या है। बात समझे या नहीं समझे? फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आगे चेंजेस कैसे आते हैं, हमारी और हमारे नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस कैसे आते हैं। बात समझे या नहीं समझे? तो आप एक बार फिर से एक बार चीजों को समझा देता हूं भाई। मैं रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, ये बात जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, उसके एडवांटेजेस क्या हैं ये देख लेना। आगे बढ़ते हैं भाई, हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं भाई एक बार। हाँ अब मैं आपको बताता हूं डीएनए क्या है। आपने बहुत सुना होगा क्लास 9th के अंदर कि भाई डीएनए क्या है सर, डीएनए क्या होता है, डीएनए 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 एक किसी सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर रखा होता है। सेल वाले चैप्टर में क्लास 9th में पढ़ा होगा बच्चों आपने, ठीक है। लेकिन कोई ना, यहां मैं आपको एकदम विस्तार में समझाऊंगा डीएनए होता क्या है। देख भाई डीएनए सुन ले, ये है हेडिंग हमारे डीएनए, ठीक है भाई। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं बहुत डिटेल से बताने लगा तो आप क्लास 11th में पहुंच जाओगे, क्लास 12th में पहुंच जाओगे, लेकिन डीएनए का जो डिटेल खत्म नहीं होगी, बहुत सारी डिटेल है डीएनए की। लेकिन यहाँ आपके जो काम के लायक है, जो इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ काम चल जाएगा, उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि जो डीएनए के फुल फॉर्म है भाई ये समझ ले। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। बोल भाई 4-5 वालों अपने मन में बोल, अब मत भूल जाइयो। अब डीएनए पढ़ा रहा हूं, अब मत भूल जाइयो भाई। अब अपने मन में बोल एक बार, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर बायोलॉजी को पढ़ना है तो पागल बनना पड़ेगा भाई। मतलब किसी चीज को समझना है, किसी चीज को सोचना है, किसी चीज को अपने ध्यान में धारण करना है, तो भाई आपको उसके लिए बहुत कंसिस्टेंट, कंसंट्रेट और बहुत पागल बनना पड़ेगा। जुनून होना चाहिए कि हमको सीखना है, कि ये नहीं कि सर आप पढ़ा रहे हो हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई थोड़ा एफर्ट तो लगा, थोड़ा दिमाग खोल के तो बैठ के चीज चल क्या रही है। पहले तो कभी नहीं पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, ये एडवांटेज क्या है रिप्रोडक्शन की। अगर पढ़ना ही है, क्लास 10th में आ ही गया है, अच्छे नंबर लाने ही है, तो थोड़ा आराम से पेशेंस से पढ़। अब तो हो गया बड़ा भाई, अब क्लास 10th में आ गया है, अब हो गया थोड़ा बड़ा, तो चीजों को थोड़ा ऐसे सोच कि मैं बड़ा हूं, मैं मैच्योर हूं, इन चीजों को अपने दिमाग में रख रहा हूं सारी चीजों को, है ना। एक जिंदगी के नई फेज में आए हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी भाई साहब। ये नहीं कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, अरे भाई एबीसीडी थोड़े ना है, ये थोड़ा एडवांस हो गए आप, क्लास 10th में आ गए हो तो थोड़ा एडवांस आप भी हो जाइए। अपने ना इस ऊपर वाले माले को थोड़ा खाली करो, बेकार बेकार चीज यहां से हटाइए और अच्छी अच्छी चीजें यहां आने दीजिए। जब तक ये पहले वाला जो बैकअप खाली नहीं होगा तब तक नई चीजें नहीं आएंगी। और नई चीजें सीखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा साहब। एक कुर्सी मतलब एक चेयर, एक मेज, आपके फोन सामने है, इसकी पेन कॉपी सामने है, कमरा बंद है एकदम। अगर आपको क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि बच्चे कितने एडवांस होते जा रहे हैं, डे बाई डे परसेंटेज को ठिकाने ही नहीं है, आप अप्रोक्स 100 ही पहुंचती जा रही है सीबीएसई की परसेंट। तो अगर इस माहौल में आपको सरवाइव करना है, इस माहौल में अपना वजूद बनाए रखना है, तो भाई साहब आपको स्टेबल होना पड़ेगा। स्टेबल होने के लिए आपको और सभी डिस्ट्रैक्शंस जो भी आसपास वो सब हटाने पड़ेंगे, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा हर टाइम। जो ये नई चीजें हैं इससे भागना नहीं है, इसके और
ऊपर चढ़ के चीज सीखनी है कि सर ये समझ में आ गया और समझाइए, ये क्या कह रहा है ये हमारी समझ में आ गया और बताइए, और कितनी डिटेल में यहां से ले सकता हूं वो बताइए। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर हमको इतना ही समझ में नहीं आ रहा। अगर भाई तेरे इतना ही समझ में नहीं आ रहा तो आगे दुनिया तो बहुत गोल है गुरु, आगे कैसे समझ पाओगे। तो मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा मैच्योर बनिए, इतना मैच्योर बनिए एटलीस्ट कि जो शब्द लिख रहे हैं यहाँ पे उनको अपने ना ऊपर वाले माले में रख लीजिए कि सर ने हमको 4 चीजें आज नहीं बताई, इनको नहीं भूलना है। आगे समझ में आए या ना आए वो वाली बात ठीक है, लेकिन पीछे वाली चीज नहीं भूलनी है। अगर पीछे वाली चीज पकड़ के रखोगे, बेसिक को पकड़ रखोगे, तो एडवांस तो आराम से आप धीरे धीरे कभी ना कभी 4-5 बार रिवीजन में करते करते पकड़ लोगे। लेकिन ये बेसिक चीजें निकल जाती हैं ना, तो गुरु एडवांस पे आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हाथ नहीं आता एडवांस। ये बेसिक है भाई, यहां चीजों को थोड़ा सोच और समझ समझ के पढ़। मैं ये नहीं कह रहा कि रट ले, रट मत, समझ ले। अगर मैं इसको समझाऊं तो देख, डीऑक्सीराइबोस का मतलब होता है एक ऑक्सीजन की कमी राइबोस शुगर में। डी मतलब कमी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की, एक राइबोस शुगर है। मैं बता तो रहा हूं, बहुत डिटेल है भाई मेरे पास, लेकिन यहां आपके मतलब की चीज नहीं है, वो मैं आपको कम समझा रहा हूं। न्यूक्लिक एसिड, बात समझे कि नहीं समझे? हाँ भाई, तो इसी प्रकार डीएनए का एसिडिक नेचर होता है, बात समझे। मैं बता सकता हूं, मेरे पास बहुत नॉलेज है मैं, लेकिन यहां नहीं दे सकता, है ना। अब ये सर होता कैसा है, डीएनए की फुल फॉर्म तो पता चल गई। अब सर ये होता कैसा है? सब डीएनए देखो भाई, ये ऐसा डीएनए होता है, देख ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ये डीएनए है। हमारी हर एक बॉडी की सेल में ये डीएनए प्रेजेंट है। सर ये डीएनए ऐसा है, लेकिन हमारी बॉडी में कहाँ है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या मतलब है इसको पढ़ने का? देख भाई, क्लास 9th में तूने एक चीज पढ़ी होगी, ऐसे करके एक सेल बनती है, सेल के अंदर तेरी मैम या सर एक और ऐसे गोला बनाते होंगे अंदर, उसके अंदर कुछ ऐसा करके बनाया होगा उन्होंने। बना था या नहीं भाई, बता, सच बता, बना था या नहीं? जब तो तू अपनी वहां पीछे बैठ के बातें कर रहा था, लेकिन तब तूने नहीं समझा। अब समझ ले, अब भी टाइम है भाई, अब लास्ट बार पढ़ा रहा हूं, अब कोई नहीं पढ़ाएगा आगे कि डीएनए कहां होता है, कैसे प्रेजेंट होता है। ये बहुत बेसिक चीज है मेरे भाई, कब तक इन बेसिक को नहीं समझेगा? इन बेसिक को तो समझ, ठीक है भाई। ये सेल की क्या है, आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल बोल लो या फिर क्या बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोल लो। इसके अंदर क्या है भाई, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। और बहुत बढ़िया, ये अंदर वाली लेयर क्या है, अंदर वाली लेयर क्या है भाई, अंदर वाली लेयर क्या है, जो ये वाली लेयर है, ये क्या है, ये बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बात समझे या नहीं समझे? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये जो ये दिख रहा है ना, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है आपस में, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है साहब, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है, इसे हम डीएनए कहते हैं। आपकी मैम ने ये भी कहा होगा सर ये क्या है, इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल भी बोला होगा आपकी मैम ने इसे, क्या बोला होगा, जेनेटिक मटेरियल भी बोला होगा। इसके अलावा इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा होगा, इस पूरे दोनों को कंबाइन करके इसको कहा होगा सर ये न्यूक्लियस है। इसको क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर क्या भरा हुआ है भाई साहब, डीएनए। इसके अलावा यहाँ पे एक और फ्लूइड प्रेजेंट है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ मैं वो सब नहीं पढ़ा रहा, मेरा मतलब उद्देश्य केवल इतना है कि ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो दिखाना। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है साहब, एक सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, इसे कहते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब सर डीएनए हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या मतलब है यहाँ डीएनए पढ़ने का? सब डीएनए पढ़ने का हमारा मतलब ये है, ये होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके पास क्या होता है, ये थ्रेड दिख रहा है ना आपको, ये थ्रेड मतलब एक डोरे जैसा, डोरा या धागा, हमारे गांव की भाषा मतलब कहते हैं डोरा, लेकिन फिर कहते हैं धागा। एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है इसका, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड मतलब ऐसा, है ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है भाई, देख ऐसे ऐसे होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये क्या कैरी करता है भाई, देख हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मेन वजह इसकी ये है, ये वाली लाइन जो है बहुत इंपोर्टेंट है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, ये विच कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर करेक्टर। बहुत बढ़िया, करेक्टर ढीला वाला करेक्टर नहीं भाई,
मेरी बात समझ, करेक्टर मतलब क्या होता है? करेक्टर मतलब होता है हमारे हेयर्स का कलर। मैं स्टार्टिंग करूं ऊपर से ही, तो करेक्टर मतलब होता है हेयर्स का कलर। अब सर करेक्टर हेयर का कलर क्या आप कह रहे हो? करेक्टर मतलब होता है भाई साहब लक्षण। जैसे कि लक्षण, हमारी आंखों का कलर अलग अलग होता है सभी लोगों की का। ये करेक्टर सर आते कहां से हैं? सर ये आते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे अंदर आते हैं। कौन लेके आता है साहब? ये डीएनए ही तो लेके आता है। क्यों? डीएनए में से क्या है सर? डीएनए ही तो कैरी करता है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट करेक्टर। हमारे जितने भी करेक्टर हैं, करेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, हमारे हेयर्स का कलर, हमारी आईज का कलर ब्लू होगा या ब्राउन होगा, हमारे हेयर्स कर्ली होंगे या वेव नेचर के होंगे, स्ट्रेट होंगे लाइक मी। ठीक है भाई, हमारी स्किन का कलर फेयर होगा या डार्क होगा या वेरी डार्क होगा, वेरी फेयर होगा, या फिर इंडियन वाला होगा जो नेचुरल फेयर कलर है वो होगा। ये डिपेंड करता है, ये हमारे करेक्टर्स हैं। हमारी हाइट कितनी होगी, बात समझे कि नहीं समझे भाई? है कि नहीं? हमारा मस्तिष्क कितना तेज होगा, है ना? ऐसा नहीं, ये हमारा डिपेंड, ये करेक्टर नहीं होता। आईक्यू लेवल, है ना? बात समझे कि नहीं समझे भाई? ये जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं, ये कौन किसके हाथ में होते हैं साहब? ये डीएनए के हाथ में होते हैं। ये डोरे लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये धागा लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भरी हुई है। क्या भरी हुई है इसके पास? इसके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भरी हुई है भाई। हमारी हाइट के बारे में, हमारे कलर के बारे में, हमारे हेयर की स्टाइल के बारे में। हेयर स्टाइल मतलब वेव नेचर, या और जो होते हैं लड़कियों वाला, क्या कहते हैं उसे भाई? हाँ हाँ वही करली, हाँ भाई करली, स्ट्रेट हेयर। जितनी भी करेक्टर है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का शेप कैसी होगी, मतलब हाइट ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे या फिर इतने बड़े होंगे, ये डिपेंड करता है हमारे जीन्स पर। जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के अंदर। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ छुपी हुई है? डीएनए के अंदर छुपी हुई है। तो रिप्रोडक्शन में हम एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे रहे हैं। हम रिप्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं? एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं वो मम्मी के जैसा दिखेगा या पापा के जैसा? मेरी बात समझ में किस लेवल की बातें कर रहा हूं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हम एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं ह्यूमन बीइंग का, अगर मैं एग्जांपल दूं ह्यूमन बीइंग का, तो एक मेल और एक फीमेल दोनों मिलकर एक नया बेबी प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते? एक न्यू बेबी प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते? तो स्पेशली पैदा होते ही बुआ जी आती हैं और बुआ जी कहती हैं अरे वाह ये तो मम्मी पे गया है, अरे वाह ये तो पापा पे गया है। तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? उसका फेस, उसकी नोज की शेप, उसके आईज की शेप, उसके लिप्स की शेप। ये करेक्टर किसने दिए उसको? ये करेक्टर दिए साहब डीएनए ने। और डीएनए आया कहां से था? हाफ ऑफ द मदर और हाफ ऑफ द फादर। बात समझे या नहीं समझे? तो ये डीएनए के पास पूरी की पूरी क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है कि नया इंडिविजुअल जो भी बन रहा है वो कैसा बनेगा, उसके अंदर कौन सा करेक्टर आना चाहिए। बात समझे या नहीं समझे? तो डीएनए इसलिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए क्या कैरी करता है साहब? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे करेक्टर्स की। करेक्टर्स का ढेर सारा एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया। और ये क्या करता है साहब? ये पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में क्या करता है? ये पास करता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करता है? ये पास करता है। ये कैसा होता है साहब? ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर करेक्टर। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर करेक्टर हैं, जैसे कि हेयर का कलर, आंखों का कलर, आंखों का कलर मतलब या तो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक, जो भी कलर है ये कैसा कलर होगा ये डिपेंड करता है डीएनए के अंदर, कि डीएनए के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है ना। हमारी स्किन का कलर फेयर होगा या डार्क होगा, या वेरी डार्क होगा या वेरी फेयर होगा, ये डिपेंड करता है डीएनए के पास, डीएनए पर। डीएनए के पास क्या है साहब? डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन कहां से लेके आ रहा है? डीएनए हमारे पेरेंट्स से डीएनए का इंफॉर्मेशन आ रहा है। और हाफ ऑफ द डीएनए फ्रॉम द मदर और हाफ ऑफ द डीएनए फ्रॉम द फादर, दोनों का इंफॉर्मेशन आके मिक्स होता है, तब डिपेंड करता है, तब मिक्स होके ना एक प्रोसेस होती है डोमिनेंट, एक रिसेसिव वाली। फिर ये आपको ना आगे बताऊंगा मैं, आगे ये क्लास 11th की है लेकिन फिर भी मैं आपको झलक दे रहा हूं। ये कौन सा डोमिनेंट होगा कौन सा रिसेसिव होगा ये डिपेंड करता है, फिर तब जाके फिर वो एक्सप्रेस करता है आगे। ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कहां पे होती है? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कहां पे भाई साहब? डीएनए के पास में। तो डीएनए कितना जरूरी है, बात समझिए या नहीं समझी? हाँ जी साहब, डीएनए की एक्चुअल स्ट्रक्चर जो साइंटिस्टों ने बताई है हमारी बॉडी के अंदर, वो ऐसी बताई है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जो दो धागे हैं वो आपस में ऐसे हेलिकली कॉइल्ड हैं, हेलिकली। जैसे एक ये धागा अलग है, ये धागा अलग है। इसको अगर मैं ऐसे करके एक बार ऐसे और कर दूं, है ना भाई?
ये तो ऐसे ये धागा बन जाएगा, एक और धागा बन जाएगा। बात समझे या नहीं समझे भाई? ऐसे एक डबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं। बात समझे या नहीं समझे? इसमें डीएनए में समझा तो बहुत सारा है, लेकिन आप ऐसे समझ लो, दो धागे आपस में मिल जाते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल शेप्ड में आपस में मिल जाते हैं। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं डीएनए से आगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी डीएनए के बारे में। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। पूरे के पूरे कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई साहब? डीएनए के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आपने रिप्रोडक्शन कर लिया, मैंने मान लिया रिप्रोडक्शन करते टाइम रिप्रोडक्शन कर लिया। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म और बना रहा है, उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। प्रोसेस का नाम सर रिप्रोडक्शन है। जब भी एक क्या क्या भाई समझ, रिप्रोड्यूस किया कौन? एक ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस किया हुआ, क्या एक ऑर्गेनिज्म ही किया होगा? ऑब्वियसली बात है ना भाई? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई, ये ऑर्गेनिज्म ने जो रिप्रोड्यूस किया होगा ऑर्गेनिज्म, ये एग्जैक्ट इसके जैसा होगा होगा या नहीं होगा? ये ही तो प्रोड्यूस कर रहा है ये वाला ऑर्गेनिज्म। मान के चल, मैं एक एग्जांपल दे दूं ह्यूमन का ही, क्योंकि आपके अभी तो वही समझ में आएगा, ये कहानी क्या चल रही है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। मान के चल ह्यूमन का ही मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन का ही एग्जांपल दे दूं, जैसे कि एक मेल पेरेंट हो गया, एक फीमेल पेरेंट हो गया, इन्होंने क्या किया, आपस में मिक्स कराया डीएनए अपना। डीएनए मिक्स कराने के बाद कोई भी क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो भी एक जायगोट से क्या बनेगा? एक बेबी बॉर्न होगा। आगे जाके बहुत सारी प्रोसेस है इसमें, लेकिन अभी इतना समझो, मेल और फीमेल पेरेंट आपस में वो करते हैं, जायगोट बनता है, जायगोट बनने के बाद फिर बेबी बनता है। अब जो बेबी होगा, जो उन्होंने ये बेबी प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म नया जो बेबी बना है, नया ऑर्गेनिज्म जो बेबी बना है, अब वो कैसा होगा? इस माता पिता के एकदम एग्जैक्ट अलग कॉपी बनी होगी इसकी। माता पिता सेम जैसा दिखता होगा, थोड़ा अलग होगा, या बिल्कुल अलग होगा, या बिल्कुल मैच नहीं करता होगा। तो एग्जैक्ट कॉपी बनी होगी या फिर अलग होगा, मैटर करता है ये। अब रिप्रोडक्शन से इन्होंने नया ऑर्गेनिज्म भी बना दिया। जो नया ऑर्गेनिज्म बना है, एक नए और किसी ऑर्गेनिज्म ने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया है, तो वो ऑर्गेनिज्म सेम उसके जैसा बनेगा या नहीं बनेगा? एग्जैक्ट कॉपी बनेगी या नहीं बनेगी? अगली एनसीईआरटी की लाइन कहती है भाई, ये अगली जो एनसीईआरटी की लाइन है वो यही कहती है, हाँ जी, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या भाई साहब बताइए, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बताइए। सेम हमसे फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी हमसे ही क्वेश्चन पूछती जा रही है लगातार। अभी आपको इतना समझना चाहिए, अभी जो मैंने आप तक समझाया, अभी मैंने आपको क्या समझाया भाई साहब, कि देखिए रिप्रोडक्शन होता है, बहुत बढ़िया। रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई साहब? ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर क्या होगा भाई? इसके कैरेक्टर्स इसके अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर जाएंगे। सर कौन लेके जाएगा? डीएनए लेके जाएगा। डीएनए लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स किसके पास हैं? डीएनए के पास हैं। अगर यहां से यहां तक कैरेक्टर पहुंचाने हैं तो कौन लेके जाएगा साहब? डीएनए लेके जाएगा। लेकिन मैंने आपको वहीं एक बार सेकंड पॉइंट भी बताया था एडवांटेजेस में, कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जब भी डीएनए जाता है, तो डीएनए के अंदर क्या होते हैं भाई साहब? चेंजेस होते हैं। हाँ भाई, समझे या नहीं समझे मेरे बेटे? बोल, समझा कि नहीं समझा? बोल मेरे भाई, समझा या नहीं समझा? कि रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो डीएनए के अंदर वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं। अगर चेंजेस आ गए, वो इस ऑर्गेनिज्म से ये वाले डीएनए जस्ट चेंज हो गया, ये चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे आएंगे, वो आपको समझा रहा हूं। अगर ये डीएनए चेंज हो गया तो इसके जैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा या नहीं? साहब बिल्कुल नहीं बनेगा। बात समझे या नहीं समझे? तो एग्जैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो क्या बनता है साहब? साहब सिमिलर बनता है। क्या बनता है? सिमिलर बनता है मेरे भाई, सुन ले।
एग्जैक्ट तो नहीं बनता, क्या बनता है, सिमिलर बनता है। बात समझे या नहीं समझे? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एग्जैक्ट ह्यूमन बीइंग का कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म पास ऑन होता है, डीएनए क्या होता है, कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूं। देख भाई, यहां पे अपनी क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, एक मेल और एक फीमेल, इन्होंने ये तो बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। इसके पास एक स्पेशल सेल होती है स्पर्म, रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सेल होती है हमारी बॉडी में। एक होती है एग सेल, आपने इसको ओवम भी बोला होगा, फीमेल बॉडी के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है भाई। हाँ, जब स्पर्म और ओवम आपस में क्या करते हैं भाई साहब, फ्यूजन करते हैं। जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूजन करते हैं, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं भाई। एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन बीइंग के अंदर बता रहा हूं भाई मैं। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, फ्यूजन से बनता है फिर एक जायगोट। जायगोट बनता है। स्पर्म के अंदर क्या है भाई साहब, इसके अंदर है मेल डीएनए। यहां पे क्या है, ओवम के अंदर या एग सेल के अंदर फीमेल डीएनए। डीएनए के अंदर क्या है, फीमेल की पूरे के पूरे कैरेक्टर्स की जानकारी, और इस वाले डीएनए के पास क्या है, मेल के पूरे कैरेक्टर्स की जानकारी। तो इसके पूरे कैरेक्टर की जानकारी और इसके पूरे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन ये लेके आ रहा है और आपस में क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। अब दोनों इंफॉर्मेशन आपस में फ्यूज कर गई, जो नया इंडिविजुअल बनाया है, जो नया जायगोट बनाया है, उसके अंदर दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन है, एक माता की भी और पिता की भी। बात समझे या नहीं समझे? तो ये डीएनए आपस में क्या कर गया, डीएनए मिक्स कर गया, तो एक जायगोट बन गया। जायगोट से फर्टिलाइज और आगे एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, फिर एक बनता है बेबी। तो ये बेबी एग्जैक्ट इनकी कॉपी नहीं बनेगा, इस डीएनए के आते आते क्या होगा, डीएनए के अंदर वेरिएशन आएंगे, चेंजेस होंगे। बात समझे या नहीं समझे? तो ये बेबी इनके जैसा सिमिलर दिख सकता है मगर एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखता है। ये आपको एग्जांपल भी मैंने, ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, कोई भी नया प्रोड्यूस बेबी होता है ना तो एग्जैक्ट मम्मी जैसा दिखता है, ना एग्जैक्ट पापा के जैसा दिखता है, मगर उनके जैसा सिमिलर दिखता है कि इसकी आंख उस पर गई है या उसकी नाक उसके माता जी पे गई है, पिताजी पे गई है। ऐसा आपने आराम से जज भी कर लेते हैं ना देखते ही, ठीक है भाई। तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती रिप्रोडक्शन से, तो क्या बनता है, सिमिलर बनता है। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है भाई, ये प्रोसेस है, आपने बहुत बार पढ़ी होगी इसलिए मैंने आपके सामने बता दी। ठीक है भाई, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं और रिप्रोडक्शन से एग्जैक्ट कॉपी बनती है, सिमिलर बनता है। सर सिमिलर बनता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर चेंजेस कैसे आते हैं वो मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है देखते हैं। हाँ, ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वो तो मैंने आपको समझा दिया भाई। ट्रांसफर कैसे होता है डीएनए, मेल और फीमेल, यहां पे क्या होगा, मेल का डीएनए कहां प्रेजेंट है, कौन सी सेल में, स्पर्म वाली सेल में। स्पर्म एक सेल है, उसके अंदर क्या है, मेल का डीएनए प्रेजेंट है, कहां पे, स्पर्म में। फीमेल का डीएनए कहां प्रेजेंट है भाई, इसके पास पूरी की पूरी जानकारी है, कहां प्रेजेंट है, एक सेल में प्रेजेंट है। बात समझे नहीं समझे? एक सेल को हमें दूसरा नाम भी दिया था, क्या भाई बता, क्या दिया था भाई, अभी ओवम दिया था, याद रखना है ना। क्या नाम दिया था भाई, ओवम दिया था। इसको भी हटाई देते हैं, अच्छे प्यारे प्यारे शब्दों में लिखते हैं। एक सेल कहते हैं, ठीक है भाई। स्पर्म और ओवम आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, फिर क्या बनता है, एक जायगोट बनता है। जायगोट से फर्दर और बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसी के अंदर, फिर एक नया इंडिविजुअल, इसे हम बेबी कहते थे भाई, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसके अंदर क्या होगा, दोनों के कैरेक्टर्स मैच होके या तो एग्जैक्ट इसकी कॉपी होगा ना एग्जैक्ट इसकी कॉपी होगा, इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कुछ इनके जैसा कुछ उनके जैसा। बात समझे या नहीं समझे भाई? ठीक है, ये डीएनए आ रहा है, डीएनए का मेन खेल है यहाँ पे। इस प्रोसेस का क्या नाम है, इन्होंने एक नया अपने सा इंडिविजुअल बनाया है, नहीं बनाया, हाँ जी बनाया। ये प्रोसेस होगी रिप्रोडक्शन। अपने एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, या रिप्रोड्यूस किया या नहीं किया, ये प्रोसेस होगी रिप्रोडक्शन। इसके अंदर कौन हेल्प कर रहा है, डीएनए हेल्प कर रहा है। डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। उन वेरिएशन के आने की वजह से ही ये बेबी इनके जैसा एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन रहा है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती है, क्या होता है, सिमिलर दिखता है, उनके जैसा सिमिलर दिख सकता है। बात समझे या नहीं समझे भाई? बता भाई, क्लियर है या नहीं है ये बता बस। इसे कहते हैं बायोलॉजी। अगर ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो दोबारा बैक कर, फिर दोबारा देख, रिकॉर्डेड मिल रही होगी आराम से, कोई टेंशन नहीं है भाई, आराम से देख, जो भी है कमेंट करके डाउट पूछ ले। लेकिन ये नहीं कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई, मैं चोरमन,
अगर अब समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब फिर कब समझेगा भाई? अब फिर कब समझेगा? अब इससे बड़ा नहीं होगा भाई, तो अब थोड़ा बड़ा बन, ठीक है। अब सर रिप्रोडक्शन में क्या हमेशा डीएनए चेंजेस होंगे, या रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या होता है, कैसे होता है, वो भाई मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये समझिए क्या कह रहा है। द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स विच इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपी, एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनल्स। एक बार ठीक से पढ़िए क्या कह रहा है, फिर इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। ए बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। एक बहुत ही बेसिक इवेंट है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा, क्रिएशन होगा नई सेल्स का। बहुत बढ़िया भाई, स्टार मार्क कर ले। जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन कर रहा है उसके अंदर क्या बनेंगी, नई सेल बनेंगी। उसके अलावा क्या इन्वॉल्व करता है, उसके अलावा इन्वॉल्व द इंफॉर्मेशन ऑफ एक डीएनए की कॉपी भी बनती है और कुछ एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनल्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, कुछ एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनल्स भी बनते हैं। जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नई सेल्स बनती हैं, डीएनए कॉपी होता है, उसके अलावा एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनल्स भी बनते हैं। ये बोल रहा है, आपकी एनसीईआरटी ने कहा है, आपकी एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक हमारे उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा था कि रिप्रोडक्शन के बेसिक इवेंट में क्या क्या होता है, सब नई सेल्स बनती हैं। नई सेल्स बनने के अलावा डीएनए कॉपी भी होता है, डीएनए की कॉपी भी बनती है। उसके अलावा कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये नए दोबारा और बनते हैं, एडिशन हो जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देख भाई कैसे, आपने हमेशा एक एग्जाम्पल देखा होगा, बनाते ही समझ गए होंगे ये क्या है। ये क्या है, ये अमीबा। ये क्या है भाई, अमीबा। अमीबा के अंदर क्या है, ये डीएनए। अमीबा के अंदर क्या है, ये डीएनए। उसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनल्स बना दूं मैं यहाँ पे, दूसरे कलर से बना देता हूं भाई। ऑल सेल ऑर्गन्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और है राइबोसोम है, और बना देता हूं जो भी सेल ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा ये डीएनए, ये क्या करता है भाई, ये आगे जाके आपने देखा होगा जब भी ये रिप्रोडक्शन करता है तो ये दो में चेंज होता है। क्या भाई, दो में टूटता है कि नहीं टूटता है, अपने आप को दो में तोड़ लेता है या नहीं तोड़ लेता है भाई, ये दो बना लेता है या नहीं बना लेता है, बता मेरे भाई। जब ये दो बना लेता है या नहीं बना लेता है, जब ये दो बनाता है, मगर इसके अंदर डीएनए तो एक ही है। अब बताओ मुझे, जब भी अपने आप को तोड़ता होगा तो डीएनए किसके अंदर गया होगा, इसके अंदर गया होगा या फिर डीएनए इसके अंदर गया होगा? बता भाई, एक नंबर या दो नंबर, लिख के बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, बहुत ही बेसिक पूछ रहा हूं। आपने देखा होगा अमीबा जब भी अपने आप को डिवाइड करता है, अपने से दो सेल में टूटता है, बताऊंगा कौन सी फिजन है, बताऊंगा मैं आपको कौन सी प्रोसेस है अभी। जब भी अपने आप को दो में तोड़ लेता है, जब भी दो सेल बना लेता है, लेकिन इसके अंदर डीएनए तो एक ही है। अब वो डीएनए कहां जाता है, क्या आधा आधा ट्रांसफर होता है क्या? आधा आधा जाएगा तो भाई आधी आधी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। आधी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी तो या तो ना तो ये खाना सीख पाएगा ना ये चलना सीख पाएगा। भाई पूरी प्रोसेस जानी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? हाँ सर, पूरी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, सही कह रहे हो। इसका मतलब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है या तो एक में पूरा गया होगा या फिर इसमें पूरा गया होगा। बता भाई किस में पूरा गया होगा, क्योंकि इसमें दो सेल बनाई है ना। अगर दो सेल बनाई है तो डीएनए तो एक ही है, लेकिन आधा डीएनए हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि आधी जानकारी तो हानिकारक है किसी भी सेल के लिए। इसके बाद आधी जानकारी जा पाएगी ना, खाना कैसे इसको नहीं पता होगा। आधी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना तो बेकार है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन गई होगी तो किसके पास गई होगी, ऊपर वाली सेल के या नीचे वाली सेल के? ऊपर वाले अमीबा के या नीचे वाले अमीबा के, बता भाई। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है, एक बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का, यहां पे नई सेल्स बनती हैं। जैसे कि ये मान के चलो, अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था तो एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनना स्टार्ट हो जाएगा जब भी ये रिप्रोडक्शन की ओर जा रहा होगा तब। अब समझ भाई, इनमें से ना तो इसके पास डीएनए गया होगा ना इसके पास डीएनए गया होगा, दोनों के पास डीएनए गया होगा। कहां गया होगा भाई, दोनों के पास डीएनए गया होगा। और आधा आधा नहीं, आधा आधा नहीं भाई, पूरा पूरा डीएनए गया है इनके पास, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गई है इसके पास भी और इसके पास भी। अब समझ कि इनके पास डीएनए कैसे गया है, वो पहले बात समझ। अब देख, ये कह रही है ऊपर वाली लाइन, जब भी मैं कह रहा हूं आपको कि ये रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है,
ये वाला अमीबा रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, तो रिप्रोडक्शन जब भी करता है तो क्या होता है, नई सेल्स बनती हैं। एक पॉइंट अपने दिमाग में रख ले, जब भी ये रिप्रोडक्शन करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, उसके अंदर नई सेल जरूर बनेंगी। जब भी इन्होंने मान के चल नई सेल बन रही, नई सेल बनने लगी, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो क्या करेंगे, वो अपना नंबर अपने आप बढ़ाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि साहब जब भी एक पेरेंट से दो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके पास पूरा पूरा सामान जाना चाहिए। जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना 2 बना लेता है, मान के चलिए गोल्गी बॉडी है तो ये गोल्गी बॉडी भी दो बन जाएंगी। मान के चलिए लाइसोसोम है तो लाइसोसोम भी 2 बन जाएंगे। बात समझे या नहीं समझे? ऐसे ही ये डीएनए है, तो डीएनए भी क्या करता है साहब, डीएनए भी अपनी कॉपी बना लेता है। बात समझे या नहीं समझे? देख ले भाई, यहाँ बोली भी है, अगर रिप्रोडक्शन होगा तो डीएनए क्या करेगा, खुद भी डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। तो डीएनए ने क्या बना लिया अपनी, भाई साहब एक और अपनी कॉपी बना ली। देख भाई, डीएनए ने अपनी क्या बना ली, कॉपी बना ली। इस डीएनए की कॉपी को बनाना क्या प्रोसेस है, रेप्लिकेशन बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनाता है डीएनए अपनी कॉपी, रेप्लिकेशन प्रोसेस। बात समझे या नहीं समझे? जब भी रिप्रोडक्शन होगा नई सेल्स बनेंगी, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल हैं अपना नंबर डबल कर लेते हैं। उसके अलावा डीएनए भी अपना नंबर क्या कर लेता है, ये डबल कर लेता है। बात समझे या नहीं समझे? तो एक नया डीएनए बन गया। जैसे ही अपने आप को तोड़ेगा, जैसे ही क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा, तो देख भाई क्या कर लिया, जैसे ही अपने आप को तोड़ रहा है, जैसे ही अपने आप को तोड़ रहा है तो पूरा पूरा अपने अपना सेल पूरा का पूरा क्या कर देता है, अपना अपना सामान, पेरेंट है, अपने बेटों में आधा आधा बांट देता है। बेटे नहीं, सॉरी, बेटियों में डॉटर सेल्स बनती हैं। आई एम सॉरी, सन सेल नहीं, डॉटर सेल बनती हैं। ये मुझे बताना, जो बच्चा बायोलॉजी ये क्लास देख रहा है, ऑलवेज डॉटर सेल ही क्यों फॉर्म होती है, सन सेल क्यों नहीं बनती, ये आपसे क्वेश्चन है। जब भी अमीबा अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में क्या करता है, तोड़ लेता है, तो अपना अपना भाई पेरेंट है, किसी बच्चे के साथ क्या करेगा, वो नहीं करेगा भेदभाव, अपना अपना पूरा का पूरा इक्वल ट्रांसफर कर देगा। जैसे कि लाल वाला डीएनए लाल वाले में जाएगा, एक गोल्गी बॉडी जाएगी, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाएगा, एक लाइसोसोम जाएगा, जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं एक एक ट्रांसफर हो जाएगा। और पीले वाले में भाई साहब पीले वाले चले जाएंगे, येलो वाले में येलो वाले चले जाएंगे। बात समझे कि ये डीएनए यहाँ आ गया, तो ऐसे करके क्या करना, बाइफरकेट कर गया। तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा एक और नई इंफॉर्मेशन आपको मिली, एक और नई इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली? जब भी रिप्रोडक्शन होगा सर नई सेल्स बनती हैं। नई सेल बनने के अलावा क्या होता है सर, जो जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। अगर सेल ऑर्गेनल्स पता है तो अपना नंबर डबल कर लेते हैं। उसके अलावा डीएनए भी क्या करता है, अपनी कॉपी बना लेता है। और डीएनए कॉपी बनाता है, इस प्रोसेस का क्या नाम है भाई, रेप्लिकेशन नाम है। बता भाई कितने बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन के साहब, बेसिक इवेंट है डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। जब भी रिप्रोडक्शन होगा डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। उसके अलावा एडिशनल क्या बनेगा, एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनल्स बनने लग जाएंगे। उसके अलावा एक नई सेल, न्यू सेल्स फॉर्मेशन होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर डीएनए आधा गया तो आधी आधी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी दोनों बच्चों में, तो या तो वो आधा दिमाग का होगा या ये आधा दिमाग का होगा। ना तो ये पूरा काम कर पाएगा ना ये पूरा काम कर पाएगा। इसलिए इंफॉर्मेशन तो बेटा पूरी जानी चाहिए। तो पूरी जाएगी कैसे, तो मतलब डीएनए पूरा जाना चाहिए। सर डीएनए तो एक ही है, 2 में कैसे डिवाइड होगा? सर डीएनए अगर 2 में डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा साहब, कॉपी करना पड़ेगा। तो डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है तुरंत, और डीएनए जैसे ही कॉपी बनाता है, इस प्रोसेस का नाम है रेप्लिकेशन। तो बेसिक इवेंट के अंदर रेप्लिकेशन भी जरूरी है। पूरा का पूरा खेल किसका है, डीएनए का ही तो है। क्योंकि अब डीएनए ही तो बताएगा ये वाला चाइल्ड कैसा बनेगा, ये वाला चाइल्ड कैसा बनेगा। बात समझे या नहीं समझे? ये आपकी एनसीईआरटी ने कहा, वो मैंने आपको समझा दिया। रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस, एक नया इंडिविजुअल बना रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा या सिमिलर बनाएगा उसके? सर सिमिलर बनाएगा। सर सिमिलर क्यों बना रहा है? सर सिमिलर इसलिए बना रहा है, एग्जैक्ट कॉपी इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि डीएनए जो ट्रांसफर हो रहा है एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के अंदर, वो उसमें अंदर वेरिएशन आ रहे हैं, बीच में वेरिएशन आने की वजह से क्या हुआ, चेंजेस आ गए, इसलिए एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती है। बात समझे या नहीं समझे? एग्जैक्ट कॉपी बनती है मैंने मान लिया, लेकिन सर रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से बेसिक इवेंट हैं? अगर रिप्रोडक्शन होगा तो क्या क्या जरूरी है? ये नई सेल का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन और एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनल्स, इनका होना बहुत जरूरी है। बात समझे या नहीं समझे भाई? बात समझे या नहीं समझे?
ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस थी। ये थोड़ा ना ऐसा टिपिकल पार्ट है जो बेसिक है। क्लास 9 और क्लास 10 दोनों को मिलाकर ये बेसिक बनाया है। जो बच्चे क्लास 9 की इन्फॉर्मेशन रखते होंगे वो इसको समझ पाएंगे, जो क्लास 10 में यहाँ समझने की कोशिश कर रहे होंगे चीज़ों को, वो भी यहाँ समझ पाएंगे। जितना मैं एफर्ट लगा सकता हूँ भाई, वो अपने पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी और क्या कह रही है वो देखते हैं भाई। हाँ, अब जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो डीएनए ने कॉपी बनाई, डीएनए जैसी कॉपी बनाई तो चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मेरे भाई मेरी बात समझ, एक बात और समझाऊं तुझे मैं। जैसे ये डीएनए है ना, ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, इसके अंदर ना ऐसे ना इसके अंदर क्या होता है, सब इसके अंदर होते हैं। ये लगी हुई होती है। मैं आपको क्या समझाऊं, क्लास 10th में हैं आप, ठीक है। ऐसे सीक्वेंसिंग होती है, समझ लो डीएनए के अंदर ऐसे सीक्वेंसिंग होती है। ये जो कोडिंग लगी रहती है यही हमारे कैरेक्टर्स को लेकर डिपेंड करती है। जैसे ही ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। जैसे ही क्या करता है, ये रेप्लिकेशन करता है। ये थोड़ा बात ऊपर जा रही होगी आपके सर से, मैं समझ सकता हूं इस बात को। जैसे ये रेप्लिकेशन करके इसने दूसरा बनाया, जैसे ही इसने रेप्लिकेशन करके दूसरा बनाया तो इसकी सीक्वेंसिंग है ये बिगड़ जाती है। जैसे ही देख, ये जी, ये सी, ये टी, ये ना ऐसी सीक्वेंसिंग जैसे चेंज हो जाती है। तब जैसे ये रेप्लिकेशन करता है ना डीएनए, इस डीएनए ने जैसे ही अपनी कॉपी बनाई, जैसे ही इस डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई तो इस सीक्वेंसिंग में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। इस चेंज को क्या कहते हैं, वेरिएशन कैसे हैं। जैसे ATGC ये हो जाता है। बात समझे या नहीं समझे? तो जैसे ये डीएनए बना होगा इसके सीक्वेंसिंग में क्या आ गई, चेंजिंग आ गई। और इस चेंज आने की वजह से क्या हुआ, ये डीएनए से वेराइटी हो गया, मतलब इससे ये अलग हो गया, मतलब चेंज हो गया, मतलब इसके अंदर वेरिएशन आ गई। बात समझे या नहीं समझे भाई? बात समझे या नहीं समझे मुझे बता। चेंजेस कैसे आते हैं सर? डीएनए की सीक्वेंसिंग में चेंज आ जाता है, और चेंज को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन क्या है भाई, ये समझ। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन आर द डिफरेंसेस, वेरिएशन आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। देख भाई ये सब ह्यूमन है। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है चेंजेस। एक ही स्पीसीज के अंदर कितने चेंजेस हैं। देख भाई ये ह्यूमन है, ये सभी ह्यूमन मेल हैं, लेकिन मेल सभी के सभी अलग हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर क्या है, डीएनए अलग है। इन सभी के अंदर क्या है, डीएनए बिल्कुल अलग है। डीएनए अलग अलग है तो इनके अंदर चेंजेस भी अलग अलग आए हैं। बात समझे कि समझे? इनके अंदर वेरिएशन आया है। बात समझे या नहीं समझे मेरे भाई? वेरिएशन आने की वजह से इनके क्या हुआ, ये नक्षत्र अलग अलग हो गए भाई। इसकी आंख देखो, इसकी आंख देख, इसकी आंख देख, इसकी आंख देख, सबके अंदर वेरिएशन आए हैं, चेंजेस आए हैं कुछ ना कुछ। अगर चेंजेस आए हैं मतलब एक डीएनए से दूसरे डीएनए में चेंज हुआ है, तभी तो अलग अलग दिख रहे हैं। बात समझे या नहीं समझे? तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन क्या है भाई? वेरिएशन आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन प्रेजेंट है। जैसे कि ये देखिए, ये कन्याएं देखिए भाई, ये कन्याएं हैं, ये बालिकाएं हैं। इन बालिकाओं में देखिए भाई, इनकी नोज देखिए, इनकी नोज, इनकी नोज, इनकी नोज, इनका कलर अलग अलग है। ये करेक्टर्स अलग अलग हैं, वेरिएशन आए हैं भाई। समझे या नहीं समझे? डीएनए के अंदर चेंज हुआ है। ये बात आप समझे या नहीं समझे भाई साहब? बहुत बढ़िया। तो वेरिएशन आना बहुत जरूरी भी है। अब वेरिएशन अच्छे भी हो सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं। वेरिएशन क्या है पढ़ के आना भाई, एनसीईआरटी में मिलेंगे अगली क्लास में। अभी तक यहीं की यहीं स्टॉप दे रहे हैं इस क्लास को हम। अगर अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धमाकेदार वीडियो ऐसे ही लगातार बायोलॉजी पढ़ते रहने के लिए भाई बने रहिए मेरे साथ OEE एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और सभी से मैं बता लेना चाहूँगा भाई इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।